हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, ओमान के सुल्तान 3 दिवसीय अपनी भारत की यात्रा पर आए हैं। उससे संबंधित न्यूज़ है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ओमान के और भारत के रिलेशन न्यूज़ में, तो क्या आपको समझ में आई गई ना? ओमान के सुल्तान 3 दिवस की यात्रा पर है, ये न्यूज़ में। अब ओमान और भारत के रिलेशन की बात करें तो ओमान और भारत के रिलेशन सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों से अच्छे रिलेशन ओमान और भारत के बीच में। सदियों से भारत और ओमान के मध्य में पीपल टू पीपल टाइज है, रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। कहा जा रहा है कि जब मुंबई प्रेसिडेंसी थी ना, तो मुंबई प्रेसिडेंसी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था ओमान पर वो यहाँ से रूल करते थे। मुंबई प्रेसिडेंसी द्वारा ओमान पर रूल किया जाता था। तो एक अखंड भारत का सपना है, उसमें ओमान भी शामिल है, बट ये थोड़ी अलग डायरेक्शन में बात चली जाएगी। तो बट ये कहा जा सकता है कि ओमान और भारत के रिश्ते हैं वो काफ़ी टाइम से अच्छे हैं, मतलब सदियों से अच्छे चले आ रहे हैं। तो ये ओमान के बारे में थोड़ा हिस्ट्री का है। इसमें हिस्ट्री के भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन की बात है ना, उसमें भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि ओमान और भारत के बीच में पीपल टू पीपल टाइज है, वो सदियों से अच्छी है। डायरेक्ट ओमान पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आईआर में भी आएगा तो, बट अगर आईआर का आता है तो वो मिक्स में क्वेश्चन आएगा, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड या गल्फ ऑफ ओमान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि इंपॉर्टेंस क्यों है गल्फ ऑफ ओमान का, या फिर ट्रेड में कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाए, तो वहाँ पे आप ये पॉइंट पुट कर सकते हो कि क्या हिस्ट्री क्या रही है। साथ ही साथ ओमान की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे अभी लोकेशन में भी देखेंगे ओमान की लोकेशन कहाँ पर है। तो एक बार में अपन पहले लोकेशन देख लेते हैं और बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, ये रही ओमान की लोकेशन। अब ओमान है ना, इसकी नेबर कंट्री कौन कौन सी बाउंड्री किससे लगती है? इधर यमन से लगती है, इधर सऊदी अरेबिया से, और इधर लगती है यूएई से, फिर गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से ये लगती है, इनकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, अभी ओमान है ना, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज देखो, गल्फ काउंसिल है, उसके साथ अगर अपने को भारत के रिश्ते अच्छे करने हैं ना, तो ओमान इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है, अच्छी भूमिका निभा सकता है। बिकॉज ओमान उसका पार्ट है और भारत की गल्फ कॉर्पोरेशन के साथ रिश्ते सुधारने में ओमान हेल्प कर सकता है। ये बात होगी। और जो गल्फ ऑफ ओमान है ना, ये भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है? गल्फ ऑफ ओमान है, ये जोड़ती है पर्शियन गल्फ से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जोड़ने का काम करती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो ट्रेड के रूप में कितनी इंपॉर्टेंट है हम जानते हैं। हमारा 1/5 है जो ऑयल है ना, क्रूड ऑयल का जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो 1/5 है वो यहीं से होके आता है। वो ऑयल है 1/5 है वो यहीं से होके आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ओमान, और ओमान है वो इसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो ओमान के अगर रिश्ते अच्छे हैं, ओमान के बाद के साथ में रिश्ते अच्छे हैं, तो भारत इस पूरे ट्रेड रूट पर अपना अच्छे से व्यवहार चला सकता है, मतलब व्यापार चला सकता है। साथ ही साथ में ईरान और ओमान, ये बीच में गल्फ ऑफ ओमान पड़ गया, तो ईरान में अपन पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ओमान। तो ओमान की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गल्फ ऑफ ओमान बहुत इंपॉर्टेंट है, और गल्फ ऑफ ओमान इंपॉर्टेंट है तो ओमान ऑब्वियस से इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। साथ ही साथ कर यहाँ पे ओमान का एक पोर्ट है, दुग्म पोर्ट। ये दुग्म पोर्ट है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी ट्रेड होता है। और भारत के लिए ओमान क्यों इंपॉर्टेंट है कि ओमान का है 3rd लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है वो इंडिया। फर्स्ट यूएई है, सेकेंड चाइना है, और 3rd है वो इंडिया है। तो ओमान के लिए भी भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी फैक्ट की बात करें ना, तो देखो ये इंडिया का मैप देखो, और ये है ओमान का। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये है ओमान, भारत से होके जाती है ना, उससे पहले ये ओमान से होके आती है। तो ये एक ज्योग्राफी का फैक्ट बन जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस देशों से जाती है, भारत से पहले कौन से देश में से होकर भारत में प्रवेश करती है, एंट्री लेती है। तो ये पहले ओमान में जाती है, उसके बाद में भारत में आती है। तो ये भी ज्योग्राफी का फैक्ट है, अगर कहीं पूछ जाए तो बस थोड़ा माइंड में रखना आप। अब हम थोड़ा गल्फ ऑफ ओमान की बात कर लेते हैं, इसका बाउंड्री किस किस से लगती है। तो गल्फ ऑफ ओमान की देखो, यहाँ ईरान से लगती है, फिर पाकिस्तान से भी कुछ बाउंड्री लगती है इसकी, इधर अरबियन सी आ गया, ठीक है, इधर ओमान से तो लगती है ना, क्योंकि ओमान से तो है आप सब, यूएई से भी लगती है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान की बात हो गई, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यूपीएससी की दृष्टि से भी देखो तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसकी लोकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ट्रेड की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ ओमान, बट इसे डेड जोन भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है यहाँ पर। तो इसे डेड जोन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेड जोन है, डेंजरस जोन है ये, तो इसे डेड जोन भी कहा जाता है। अब कुछ पोर्ट की भी बात कर लेते हैं, हमने पोर्ट अभी जिक्र किया था ओमान का दुग्म पोर्ट। तो कुछ पोर्ट की बात करें तो पहले ईरान का चाबार पोर्ट, जो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहीं पर है, ईरान का चाबार पोर्ट। फिर है
सुल्तान ये पोर्ट है, सुल्तान क्यूबस पोर्ट है, ये ओमान का है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओमान के लिए इंपॉर्टेंट है तो भारत के लिए ओमान का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ बात करें फुजरहा पोर्ट है, ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का पोर्ट है, यूएई का है। साथ ही साथ में खोर फक्कन पोर्ट है, ये भी यूएई का है, ठीक है। तो ये पोर्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, काफ़ी इस पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये पूरा इसके बारे में था आर्टिकल, ओमान के जो सुल्तान भारत है उसकी यात्रा के बारे में था। हमने डिटेल में सारा देख लिया, ओमान का क्या महत्व है, मतलब आईआर में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ में हिस्ट्री भी देख ली, ओमान और हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। साथ ही ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले से न्यूज़ देख ली हमने, लोकेशन देख लिया, साथ में कौन कौन से पोर्ट इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ ओमान को देख लिया, स्टेट ऑफ हार्मुज को देख लिया। इकोनॉमी में हमारा ट्रेड रूट काफ़ी अच्छा यहाँ से जाता है, 1/5 क्रूड ऑयल को हम इम्पोर्ट करते हैं यहाँ से। तो ये सारा यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो जेम के बारे में। जेम इज गवर्नमेंट के लिए एक ई मार्केट है जेम, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो न्यूज़ में यूँ है कि प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम, जेम तो क्या है, गवर्नमेंट का ई मार्केट पहले से। तो जेम के माध्यम से प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट है ना वो 3.5 लाख तक पहुँच गया है। ये न्यूज़ में इसीलिए है कि जेम है, उसके माध्यम से हम ट्रेड करते हैं, तो प्रोक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट, तो उसका जो टारगेट है वो 3.5 लाख करोड़ तक पहुँच गया। तो ये एक अच्छी बात है, अब इसके माध्यम से ट्रेड ज़्यादा हो रहा है। तो देखो जेम की बात करें, जैसे हम ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं ना, तो वैसे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, इनको अगर कोई भी पेन कुछ भी खरीदना है, स्टेशनरी की सामान खरीदना है, स्टेशनरी का सामान खरीदना है, अगर इनको सर्विस कुछ खरीदनी है, गुड्स एंड सर्विस, वैसे अगर कुछ भी खरीदना है तो उनको जेम पोर्टल है उसके माध्यम से, जेम एक ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल है, वहाँ से ही वो खरीद सकते हैं। ये जैसे अमेजोन पे जाके हम ऑर्डर करते हैं तो वो गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, वो यहाँ से जाके ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट से पहले हम जेम के बारे में ये तो जान लिया कि ई मार्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो देखो पहले क्या होता था, ऑफलाइन जाके किसी भी पीएसयू है, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट उसको लाना था, ऑफलाइन लेके आते। तो इससे क्या है, इसमें काफ़ी करप्शन के चांस रहते थे कि करप्शन हो जाएगा, कितने की चीज़ है, कितने महंगी लाई। अब क्या ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, सबकी प्राइस है वो फिक्स है कि इतने रुपये में ला सकते हो। साथ ही साथ में इसमें है ना क्या एमएसएमई है, विमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको है, स्टार्टअप्स है, इन सबको प्रमोट किया जाता है। स्टार्टअप्स, विमेन एंटरप्रेन्योर है, एमएसएमई है, स्टार्टअप कोई चीज़ है ना, उनको जेम पे ज़्यादा वो प्रायोरिटी दी जाती है कि इनकी चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। जिससे पहले जो नंबर पे, जैसे आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो जैसे बड़े डीलर होते हैं ना, बड़े सेलर होते हैं, उनकी चीज़ पहले ऊपर दिख जाएगी। तो वैसे ही जो एमएसएमई है, स्टार्टअप है या वुमेन एंटरप्रेन्योर है, इनकी चीज़ आपको जेम पोर्टल पे पहले दिख जाएगी। जिससे गवर्नमेंट है वो, मतलब गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट वगैरह इसको बाय करेंगे, जिससे क्या इनको ये प्रमोट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इनको स्टार्टअप है, इनको स्ट्रेंथन करने का भी काम करेगा ये जेम जो पोर्टल है, वो इनको स्ट्रेंथन करने का भी काम करेगा। तो एक दृष्टि से अच्छा काम भी कर रहे हैं, एक तरीके से देखो तो अच्छा काम भी करेगा। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसे लॉन्च किया गया 2016 में, 2016 में लॉन्च किया गया था, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है ये। और एम है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, और स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ में अब है ना कि अब इसमें से कोई चीज़ मंगवानी है तो मंगवानी जरूरी है क्या, तो हाँ ये मैंडेटरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है उनको यहीं से मंगवाना पड़ेगा, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल था जेम के बारे में, समझ में आ गया आप। जेम पहले क्या है, एक ई गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जैसे हम अमेजोन की शॉपिंग करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की कोई भी संस्था है वो यहीं से शॉपिंग करेगी, कहीं और से नहीं कर सकती, ये मैंडेटरी है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस दोनों ही कर सकते हैं, सामान भी मंगवा सकते हो आप, सर्विस भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, 2016 में लॉन्च हुआ था। मैंडेटरी किसने किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे मैंडेटरी किया। क्यों लाया गया था, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, स्पीड बढ़ाने के लिए लाया गया था। साथ ही साथ करप्शन में कमी आएगी, एमएसएमई, स्टार्टअप और वुमेन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा प्राथमिकता एंड प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इनको बढ़ावा मिलेगा। तो ये पूरा इस आर्टिकल में था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो ई सिगरेट के यूज़ को रोकने से संबंधित है। WHO ने कहा कि ई सिगरेट का यूज़ है ना वो बढ़ता जा रहा है, इस पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। न्यूज़ में ये आर्टिकल ये था और न्यूज़ में है। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। ई सिगरेट क्या होती है, तो ई सिगरेट क्या होता है, इसमें निकोटीन होता है। देखो पहले तो ई सिगरेट में होता है कि इसके 3 पार्ट होता है। पहले तो नीचे बैटरी होती है, यहाँ देखो बैटरी होती है, यहाँ फिर होता है एंटरमाइनर होता है, फिर ऊपर होता है लिक्विड होता है। अब क्या होता है, बैटरी से वो
एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी मतलब लाइट जनरेट होगी, जिससे क्या होगा, ऊपर जो लिक्विड है वो पिघल जाएगा, पिघलने से वो धुआं बनेगा, धुआं तो वो भाप के रूप में, इसमें निकोटीन होगा तो ऐसे भाप के रूप में जब आप हुक्के वगैरह पीते हो ना, वैसा ही फील आएगा भाई हाँ ये धुआं ही धुआं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है बैटरी के माध्यम से। तो अब इलेक्ट्रॉनिक ये निकोटीन है, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट में आती है, इसमें बैटरी है, हीट है, लिक्विड है, ये बताई दिया। इसे वेब भी कहा जाता है क्योंकि धुआं निकला, तो वेब भी, ई पाइप भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें निकोटीन यूज किया जाता है। और निकोटीन से कारण क्या एरोसोल बनता है, एरोसोल में वो भाप बनता है ना, धुआं बनता है, वो निकोटीन के कारण बनता है। जैसे कि अपन मारिजुआना वगैरह एक यूज़ होता है, मारिजुआना एक ड्रग्स है, उस प्रकार से भी इसका मतलब मारिजुआना का जिस टाइम से यूज़ होता है वैसे इसका यूज़ हो सकता है मारिजुआना की तरह, तो ये ड्रग्स की तरह यूज़ होता है। भारत में इसके लिए देखो ये तो बहुत डेंजर है, इसको बैन करना जरूरी, तो भारत में इसको बैन कर दिया गया, मतलब एक एक्ट लाया गया था, एक्ट के माध्यम से इसे बैन कर दिया गया। तो कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से इसे बैन कर दिया गया था, तो भारत में एक्ट लाया गया था, ई सिगरेट के लिए एक्ट लाया गया जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोहिबिशन एक्ट 2019, इलेक्ट्रिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019, ठीक है ना। ये एक्ट लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध प्रोहिबिशन एक्ट 2019, ये एक्ट लाया गया था जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बैन कर दिया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के आपको प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, स्टोरेज नहीं कर सकते हो, इसकी सेल नहीं कर सकते हो, इसको बाय नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं करते हो, सब पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, इससे क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, इससे कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, और युवाओं पर काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उन पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, इसीलिए 2019 में ये एक्ट लाया गया था और एक्ट के माध्यम से इसे बैन कर दिया गया था। इस एक्ट में इसका एम भी यही था कि युवाओं को इसकी लत से बचाना है। ठीक है, अब इसमें एक्ट में है ना, एक्ट के बारे तो इसमें डेफिनेशन में क्या गया, तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसकी कहा कि निकोटीन बेस एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जिसमें निकोटीन का यूज किया जाएगा, जिसमें भाप निकलेगी, जिसमें हुक्का वगैरह, उन सबको इस एक्ट में कंसीडर किया गया और उन सब पर बैन लगाया दिया गया था। अगर कोई भी इस प्रकार का काम करता है तो उसे सजा भी मिल सकती है 1 से 3 वर्ष की, जुर्माना भी लग सकता है 1 लाख से 5 लाख तक का। तो काफ़ी सख्त प्रोविजन किए गए थे, बट सरकार खुद ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि देखो एक्ट तो हम लेके आ गए, बस सख्ती से इसका पालन होता नहीं, सही तरीके से पालन नहीं होता, इसको फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए इसका फायदा नहीं मिलता। आज भी वो खुलेआम चल रहा है, कई जगह आप जाओगे, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव वगैरह इस साइड में, किसी भी सिटी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ पे ये सारी चीज़ चलती है, आज खुलेआम चल रही है, लड़के लेके घूमते हैं, ये सब एक फैशन सी बन गई है, बट गलत है जो भी है वो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये पूरा ई सिगरेट के बारे में था। WHO ने ये सब गाइडलाइन जारी करी थी किसी भी प्रकार के इसे बैन करने को। भारत ने तो काफ़ी कोशिश करी है, बट दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ इतनी कोशिश की नहीं जाती है, खुलेआम चलता है। सरकार को और स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए, जल्द से जल्द इसको बैन करना जरूरी नहीं। तो जिस प्रकार से इसका यूज़ हो रहा है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसे कहा जाता है कि लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं। ज़्यादातर बात करोगे ना, अब पढ़ाई के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट आप सिंपल सा आपने देखा होगा कि इसे कुछ लोग तो ऐसे क्या बोलते हैं कि नहीं यार सिगरेट में तो नुकसान होता है इसलिए ई सिगरेट का यूज़ करो, बट ये देखा गया है कि ई सिगरेट से भी ज़्यादा जो है ना सिगरेट, उससे ज़्यादा ई सिगरेट का नुकसान होता है। और इसको है ना ऐसे देखा जाता नहीं यार हीरोगिरी है, वो देखा जाता ना हाँ एकदम वो भाई बंदा है, डॉन है, इस तरीके से इसे वो करा जाता है। तो एक अलग वे में इसको प्रमोट किया जा रहा है जो कि रॉन्ग है। नहीं मतलब इस सिगरेट को तो फिर भी नॉर्मल तरीके से पिया जा रहा था, ठीक है, उसका तो हेल्थ पे इश्यू था, इसका तो मेंटल पे भी इश्यू होता है। लोग जो युवा है उन पे साइड इफेक्ट पड़ रहा है कि वो अलग वे में जा रहे हैं, तो इसको जल्द से जल्द बैन करना जरूरी है। बट जिस हिसाब से चल रहा है ना, उस हिसाब से इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो मालदीव ने इंडिया के साथ जॉइंट हाइड्रोग्राफी जो सर्वे होता था ना, उसका जो एग्रीमेंट था उसे रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। क्या न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि मालदीव ने इंडिया के साथ एक जॉइंट हाइड्रोग्राफी सर्वे होता था जिसका एग्रीमेंट बनाया गया था भारत और मालदीव के बीच में, उसको रिन्यू करने से इनकार कर दिया। तो इस पहले हाइड्रोग्राफी सर्वे क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते, बाद में फिर जानते क्यों मना किया। तो हाइड्रोग्राफी सर्वे की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, ओशियन है, ओशियन का जो वाटर है उससे रिलेटेड जो मैपिंग की जाती है, जिसमें जैसे टाइड आ रही है, सुनामी आ रही है, या फिर कोई देश है जैसे मालदीव है, उसकी कहाँ तक सीमा बाउंड्री कहाँ तक है, वहाँ पर क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, भारत की बाउंड्री से क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, वहाँ पर कोई और देश की शिपिंग वगैरह नहीं हो रही है, इलीगल फिशिंग नहीं हो रही, इन सबसे रिलेटेड जानकारी दी जाती है इस सर्वे में। ठीक है, तो काफ़ी 3-4 साल से चला आ रहा था। तो शुरुआत की बात 2019 से चला आ रहा था, बट अभी मालदीव ने ये बहाना दे के मना कर दिया कि मालदीव का कहना है कि देखो हमारे देश में, देखो मालदीव और भारत के बीच में ना जो रिलेशन है ना उनमें उतार चढ़ाव, मैं आपको थोड़ा IR की दृष्टि से बता रहा हूँ कि मालदीव और भारत के बीच में जो रिलेशन है उनमें उतार चढ़ाव चलता रहता है।
कभी मालदीव भारत के अच्छा फ्रेंड बन जाता है और कभी कभार मालदीव भारत के खिलाफ चला जाता है। अभी जो मालदीव में सरकार है ना, वो एंटी इंडिया है। कैसे एंटी इंडिया है? जब इनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तब इन्होंने काफ़ी वो मुद्दा बनाया था कि इंडिया को मालदीव छोड़ देना चाहिए और इंडिया की जो वहाँ पे आर्मी वगैरह है उनको भी मालदीव जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। ऐसा वहाँ पे माहौल बनाया गया था कि इंडिया मालदीव की जो सोवरेन इश्यू है, सोवरेनिटी है, उसको वायलेट करता है, तो मालदीव से इंडिया को चला जाना चाहिए। ठीक है, गो बैक इंडिया, ऐसा नारे भी दिए गए थे। तो अभी ये सब खराब था, मतलब इनके माहौल भी खराब था, ये सब तो पहले से चल रहा था। तो ये सर्वे था, इसका एक एग्रीमेंट बना था। तो मालदीव ने अभी इनकार कर दिया कि हमारा जो सोवरेनिटी है, नेशनल सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, उस सब के बहाने दिए कि किसी भी इन सब में दिक्कत आ रही है तो इंडिया के साथ हम सर्वे नहीं करेंगे, हम खुद ही सर्वे करेंगे अकेले ही। ये बहाने देखिए इंडिया के साथ में जो एग्रीमेंट था उसे रिन्यू करने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद में बात करते हैं कि इसका क्या असर पड़ सकता है। तो देखो, चाइना की अभी मालदीव ना ज़्यादा करीब जा रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। बस एक IR में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। तो इस एग्रीमेंट की बात करें तो ये एग्रीमेंट 2019 में हुआ था। ये जो हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट है 2019 में शुरू हुआ था। अब 4 साल हो गए, 4 साल में से 3 बार सर्वे किया गया था। 3 बार में तो अच्छे से हुआ था। लेटेस्ट सर्वे है 2023 में हुआ था, बट इस बार होने वाला था, उसे कैंसिल कर दिया गया कि अब एग्रीमेंट है उसे रिन्यू नहीं करेंगे। और इसमें एग्रीमेंट में लिखा भी था कि कोई भी देश चाहे तो जब उसका मन करे तब वो रिन्यू करने से मना कर सकता है। तो इस बार मालदीव ने मना कर दिया है, इसलिए अब ये रिन्यू नहीं हुआ है। अब रीज़न तो पता चल ही गया है। तो ये पूरा आर्टिकल था मालदीव द्वारा जो हाइड्रोग्राफी सर्वे के बारे में मना किया उससे रिलेटेड। प्रीलिमिनरी तो हाइड्रोग्राफी सर्वे हैं इतना है, और मालदीव का जो मैप है वो इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित देख लेना। बाकी मेंस में IR के रिलेटेड डायरेक्ट तो क्वेश्चन बनेगा नहीं मालदीव से संबंधित, बट अगर क्वेश्चन बनता है इंडिया इट्स नेबर के बारे में, हमारे टॉपिक भी है मेंस में, तो उस नेबर में एक ही कारण बना सकते हो कि भारत के जो नेबर कंट्री है वो बार बार इंडिया पर आरोप लगाते हैं कि इंडिया बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है। साथ ही साथ में ऐसा भी बिहेव किया जाता है, इंडिया कुछ वादे कर देता है बट पूरा नहीं करता है, और जो इंडिया की शक की निगाह से आसपास के पड़ोसी देश है वो इंडिया को शक की निगाह से देखते हैं। इस प्रकार के चिंता के विषय हैं। साथ ही साथ चाइना की अभी आसपास के देशों में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता के विषय हैं। इन सबको कैसे डील करना, कैसे कम करना है। तो भारत को बिग ब्रदर का जो रवैया का जो लगाया जाता है इल्ज़ाम, इसे कम करना चाहिए। जल्द से जल्द जो टारगेट दिया तो उसे पूरा करना चाहिए। आसपास के जो अपना एक प्रिंसिपल है, ठीक है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो कुछ आप एग्जांपल के साथ भी समझा देते हो कि इस प्रकार के एग्जांपल दे सकते हो कि हाइड्रोग्राफी सर्वे है मालदीव द्वारा इनकार कर दिया गया, इसके रीजन क्या क्या थे, तो वो थोड़ा बहुत देखिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पूरा प्री और मेंस की दृष्टि से एंट्री में इतना कुछ बनता नहीं। तो चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो IUCN की न्यू लिस्ट के बारे में। तो क्या हुआ है कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28th मीटिंग हो रही थी UAE में, अभी ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें IUCN द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने अपनी नई लिस्ट अपडेट करी है। इस लिस्ट में पहले क्या हुआ था कि जो ग्लोबल वाटर फ्रेश वाटर से संबंधित जो फिश थी ना, उनको इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो इस बार क्या पहली बार है ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश को इंक्लूड किया गया, मतलब इनका भी असेसमेंट किया जाएगा। पहली बार ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश है उनका भी असेसमेंट किया जाएगा इस लिस्ट के तहत। पहले इनका असेसमेंट नहीं किया जाता था। तो इस बारे देखो लिस्ट के बारे में बात करें ना, तो इसमें क्या कहा गया है, अभी ये न्यूज़ में क्यों आया था। देखो केरल में है ना 4 फिश पाई गई है जो एक्सटेंट होने के कगार पर है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, मतलब विलुप्त हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसका मेंशन किया गया है इस लिस्ट में। और देखो इसका नाम याद रखना, मतलब आपको ये नाम देखने को मिल जाएंगे प्रीलिम में ऐसे नाम आ जाएंगे जैसे क्रिप्टोग्लानिस साजी, ये क्या चीज़ है, या फिर हीराग्लानिस, ये क्या चीज़ है, हीरा नहीं होरा, क्रिप्टोग्लानिस साजी, होराग्लानिस, ये क्या चीज़ है। फिर है एनी मर्चना अब्दुल कलामी, ये क्या चीज़ है, या पेनिया गोलम, ये क्या चीज़ है। ऐसे 4 नाम आ जाएंगे। तो देखो क्रिप्टोग्लानिस साजी, होराग्लानिस, एनिया मर्चना अब्दुल कलामी और पेंजिया गोलम, ये है वो फ्रेश वाटर की फ़िश है। फ्रेश वाटर की फ़िश है जो केरला में पाई गई है। तो ऐसे आपको कहीं भी हाल ही में एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे कुछ भी बना के केरला में पाई गई है जिनका नाम है क्रिप्टोग्लानिस साजी, ये किससे संबंधित है, क्या चीज़ है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चीज़ हो सकती। तो देखो आप अब्दुल कलामी, ये तो थोड़ा बहुत नाम आपको याद रह जाएगा। अब्दुल कलाम से कैसे रिलेट करके वो साउथ में वहाँ पे उन्होंने इसरो वगैरह का हेडक्वार्टर है, वाटर पास में है। तो ऐसी कैसे नाम तो याद रह ही जाएगा अब्दुल कलामी। अब्दुल कलामी के आगे एनी मर्चना, ठीक है, ये नाम याद रह जाएगा। फिर पेंजिया गोलम, पेंजिया पेंथालासा के बारे में आपने सुना होगा, तो पेंजिया क्या चीज़ था। ऐसे कोरिलेट करके आप कैसे करके याद रख सकते हो। ये क्रिप्टोग्लानिस साजी, ठीक है,
एक गाजी अटैक हुआ था, आपने देखा होगा ना 1971 पे जो था, तो वहाँ पे गाजी, पाकिस्तान का एक शिप का नाम था गाजी, तो साजी को गाजी करके शिप था मतलब, तो ऐसे करके कोरिलेट करके लिख सकते हो। होराग्लानीज, ये थोड़ा टफ रहता है, तो कैसे भी करके आप 4 नाम याद रखना, क्रिप्टोग्लानीज, होराग्लानीज, एनी मर्चेंट अब्दुल कलामी और पेंजिया गोलम, ये 4 नाम याद रखना जो फ्रेश वाटर फिश है, अभी केरल में मिली है, जो एक्सटेंड होने की कगार पर, विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए IUCN ने इनको एक्सटेंस की कगार में एंड असेसमेंट किया। IUCN की लिस्ट है, उसमें असेसमेंट किया गया है। अब रेड लिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, रेड लिस्ट क्या है। तो देखो रेड लिस्ट की बात करें तो 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड में फंगस है, एनिमल है, प्लांट है, जो इनकी जो प्रजातियाँ ना, इनकी स्पीसीज जो संकट के खतरा मतलब वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, या फिर ख़त्म होने के लिए अग्रसर है, या फिर थोड़ा विलुप्त हो सकता, मतलब ऐसे है कि उनमें कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, संकट का सामना कर रही है, तो उनका डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और इस रेड लिस्ट के माध्यम से उसे शो किया जाता है। तो रेड लिस्ट है 1964 में स्टैब्लिश की गई थी। फंगस, प्लांट, एनिमल, प्लांट वगैरह है, इनकी कोई भी स्पीसीज है वो संकट का अगर सामना कर रही है तो उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और इस लिस्ट में शो किया जाएगा, ठीक है, ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट के बारे में देखो एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, आप यहाँ से ऊपर जाओगे ना तो धीरे 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 है ना, जितना ऊपर जाओगे वहाँ खतरे का लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो डाटा डिफिशियंट है, फिर लिस्ट कंसर्न है, नियर थ्रेटन है, फिर वनरेबल है, फिर ऊपर जाओगे इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, फिर ये रीजनल एक्सटेंट है, फिर एक्सटेंड वाइल्ड है, फिर एक्सटेंड है। ये डेटा जैसे जैसे ऊपर जाओगे वहाँ पे लिस्ट ऑफ रिस्क ऑफ जो रिस्क का वो कैटेगरी वो बढ़ती जाएगी। मतलब देखो ऊपर आगे एक्सटेंड होगा, पूरी तरह से खत्म होगा। एक्सटेंड में पूरी कहीं पाया नहीं जाता है। एक्सटेंड वाइल्ड मतलब जंगलों में नहीं पाया जाता, कहीं कहीं एक आध पर नहीं तो नहीं पाया जाता है। रीजनल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्रिटिकल इंडेंजर में तो कुछ ही अमाउंट में पाई जाती है, संख्या है, स्पेसिफिक नंबर है, तो स्पेसिफिक नंबर में ही पाई जाती है वो। फिर इंडेंजर्ड ये भी नंबर में। वल्नरेबल एक संकट की हो जा सकती है। नियर थर्टेन और लिस्ट कंसर्न ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि ये भी हाँ ये जा सकती है। अब इसमें जो भी स्पीसीज आती है एक बार वो देख लेना लिस्ट बना के, ऐसे याद रहेंगे अलग अलग ये सारी कैटेगरी मेंशन करके फिर लिस्ट बना के। नियर थर्टेन में कौन कौन सी है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कौन सी है, वनरेबल कौन सी है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड ये दोनों चीज़ याद रखना क्योंकि इनमें ज़्यादातर आती नहीं है, बट इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। बाकी वनरेबल में भी याद रखना, बाकी नियर थर्टेन लिस्ट कंसर्न थोड़ा ज़्यादा नहीं याद, क्योंकि इतना इस पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, दोनों पे ज़्यादा बनता है। अब हम बात करें इस लिस्ट के बारे में, तो इस जो भी लिस्ट आई है IUCN की, इसमें बात करी गई है कि जो फ्रेश वाटर की फ़िश है ना वो 25% फ़िश है वो एक्सटेंड एंड विलुप्त होने की कगार पर है। इसमें अलग अलग रीज़न है। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको असर होगा तो काफ़ी परसेंटेज है वो तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सटेंड होने की कगार पर। साथ में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इनकी वजह से भी इनको नुकसान हो रहा है, ख़त्म हो रही है मछलियाँ वगैरह। ओवर फिशिंग की जाती है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ख़त्म हो रही है। तो काफ़ी सारी रीज़न है जिसकी वजह से ये जो फ्रेश वाटर की फिश है वो एक्सटेंड होने की कगार पर है, ठीक है। IUCN की बात करें तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये गवर्नमेंट तो पूरी तरह से गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी सब साथ में आए, इन्होंने डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में है जो अपनी स्पीसीज है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है उसकी, तो इन सबको सेव करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए पूरा वर्ल्ड एक साथ आया और इसकी स्थापना करी थी। इसकी स्थापना की थी 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसका एम क्या है, वो है प्रकृति का संरक्षण करना। तो ये पूरा आर्टिकल था अपने IUCN की न्यू लिस्ट से संबंधित। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।